कक्षा 9 15 राज्य हिंदी। शेखर जोशी की कहानी हम लोगों ने पिछले पीरियड में शब्दार्थ, लेखक का परिचय और कहानी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। आज हम कहानी का पठन करेंगे और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी सरल हिंदी में यहाँ पे कहानी दी गई है, जिसका पठन करते करते हम समझते भी जाएंगे। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो चौक यानी बाजार के अंदर जो मेन मार्केट होता है, उससे बाईं ओर एक साइन बोर्ड था जहाँ पे कैफे का नाम लिखा हुआ था। वहीं पर जगदीश बाबू ने मदन को पहली बार देखा था, जिसका रंग जो है एकदम गोरा है, नीली उसकी उजली आंखें हैं, सुनहरे बाल हैं, चाल में एक मस्ती दिखाई देती है। एकदम से उसके यहाँ पे तुलना की गई है कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती। एकदम फुर्तीला लड़का है, आंखों में चंचलता है। उसका यह रूप रंग देख करके पता चलता है कि उसकी उम्र केवल 9 से 10 वर्ष की है, मतलब वो 10 वर्ष का बच्चा है। अर्जुन सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसकी इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी जब सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं, विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यहाँ पर ये भाव समझाया गया है कि मनुष्य जो है उसकी भावनाएं बड़ी विचित्र है। आसपास शोर होता है, हर कोई इंसान आसपास ही दिखता है, लेकिन कितनी बार मनुष्य जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसे हर कोई पराया लगता है। इसके पीछे का कारण यह है कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो कि जिसमें उसे किसी के साथ पिछड़ना हुआ हो, कोई उसके अलग हुआ हो, तब व्यक्ति शोरगुल और सबके बीच रहते हुए भी अकेलेपन को महसूस करता है। ऐसी ही स्थिति जगदीश बाबू की है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राजधानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है।
और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सब बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लोगों, वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, उली, दाजू। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा? नहीं। बाबा? नहीं। दीदी? भूली? नहीं। दाजू? हाँ, दाजू। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। मतलब जगदीश बाबू ने उसके घर का नाम का गांव का नाम पूछ लिया तो वो दोनों बहुत ही नजदीक अल्मोड़ा में जो गांव है मदन का, टोटे लोगों के पास के ही जगदीश बाबू थे। जगदीश बाबू को भी उनका अकेलापन दूर होते दिखाई दिया। मदन को भी लगा कि ये तो मेरे गांव के नजदीक का ही है, तो उसे अपनी माँ, बहन, पिता, भाई सबको याद आने लगे और जगदीश बाबू में वो इनकी शक्ल को देखने लगा। फिर जगदीश बाबू के रूप में उसे उसका बड़ा भाई ही दिखा, इसलिए उसे लगा कि हाँ ये ताज्जू है। फिर तो दोनों ही आपस में रोज बातें करने लगे। जब भी टेबल पर जगदीश बाबू आते, मदन का स्वर तुरंत सुनाई देता। दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी यूं पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज, पानी लाओ। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर, गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति
आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की उभरती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। समझ में आ ही गया होगा। दाजू दाजू कहकर जगदीश बाबू से पहले अपनापन हुआ, उसके बाद थोड़ी देर दिनों में जगदीश बाबू को लोग जानने लगे, तो फिर दूसरे टेबल से मदन का इस प्रकार दाजू कहकर बुलाना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में डांट दिया कि ये दाजू दाजू क्यों बुलाते रहते हो, प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं है। मदन सब कुछ समझ गया, उसे गहरी चोट लगी, उसने सिर दर्द का बहाना किया और फिर अपनी कोठरी में चला गया, रोता रहा। रोते समय उसके मन के अंदर बहुत सारे भाव जागे। ऐसा उसे महसूस हुआ जैसे माँ की, बाबा की, दीदी की गोद से, प्रेम से, छाया से किसी ने उसे बलपूर्वक खींच लिया हो और इस प्रकार से उसकी वेदना जो है वो आंखों में आंसू के द्वारा बह निकली। उसके बाद जो निश्चय मनुष्य करता है वो वास्तव में अच्छा ही होता है। तो मदन ने भी निश्चय कर लिया कि अब वो किसी को दाजू नहीं कहेगा और पहले की तरह ही काम करने लगेगा। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित थे। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और फिर भी अधिक सुंदर हो गया था। इस प्रकार से जब दोबारा वही कहानी रिपीट होने लगी मदन के साथ, जगदीश बाबू के दोस्त हेमंत ने जब पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसके सामने वही सीन नजर आया कि कैसे जगदीश बाबू ने भी ऐसा पूछा था, लेकिन वह इस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपना नाम बॉय बताता है और वहां से चला जाता है। उसका चेहरा आवेश में लाल तो हो गया, लेकिन वो उतना ही सुंदर दिखाई दे रहा।